और मतलब मेरे सामने एक सूची है, अखाड़ा, भारतीय अखाड़ा परिषद ने कई सारे बाबाओं की, फर्जी बाबाओं की लिस्ट भी जारी की थी, जिसमें आशाराम, राम रहीम, निर्मल बाबा, राधे माँ, ओम बाबा, असीमानंद, सच्चिदानंद, बहुत सारे बाबाओं की। उसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात जानते क्या है, हमारे समाज में इतनी चेतना नहीं है और ना ही सामाजिक चेतना विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है कि इन बाबाओं जो भोली भाली जनता को फंसाते हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो जनता है, लोग हैं, समाज है, कि इन बाबाओं के भरोसे रहते हैं, वो अंधविश्वास का मायाजाल रचते हैं, इन जनता को, भोली भाली जनता को फंसाते हैं और जनता फंसती चली जाती है और हमारा शासन, प्रशासन, नेता, सरकारें इनके भरोसे होते हैं। जब बाबाओं के मंच पर, बाबाओं की सभाओं में अगर नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ जोड़कर खड़ी होगी तो क्या संकेत आएंगे। एसएन सिंह के पास में आऊंगा, लेकिन रंजन द्विवेदी जो कि पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। द्विवेदी साहब, आप क्या मानते हैं, जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो हमारा समाज ही जिम्मेदार। रंजन साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, आ रही है, बताइए। रंजन साहब, आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, ये प्रश्न बहुत लंबा है और इसका उत्तर लंबा है जी। प्रथम तौर पे तो जो कानून हमारा बना हुआ है, इतना लचर है, उसमें किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है कि इस प्रकार की मीटिंग की परमिशन ली जाए जब तक कि 144 न लगी। तो ये उस पहलू में हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा है और अभी तक ऐसा कानून नहीं आया है कि किस प्रकार का आयोजन होना चाहिए, उसमें जिम्मेदारी किसकी है। अभी जिम्मेदारी जो है वो एसडीएम और सीओ में डीएम एससी बटी हुई है, उस कारण इतनी घटनाएं होती हैं, उसमें किसी को सजा नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो पाती है। एक एजेंसी होनी चाहिए, चाहे एसडीएम की जिम्मेदारी हो और जो रिपोर्ट ले जिम्मेदारी उनकी हो, या सीओ की जिम्मेदारी हो, आदमी जाए थाने में रिपोर्ट दे, थाना अपनी रिपोर्ट बना के सीओ को दे, सीओ परमिशन दे और उसमें देखिए क्या क्या है। दूसरा, इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और एसओपी नहीं बना हुआ है। अगर ऐसी समस्या आती है, कोई अपना एप्लीकेशन देता है तो उसमें क्या क्या जो है प्रोहिबिशंस होनी चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, किस प्रकार का इंतजाम होना चाहिए, इसका पूरा टेम्पलेट बन के लगना चाहिए और उसके हिसाब से परमिशन देनी चाहिए। हमें विश्वास है, आप मंगाइए, अगर आप एसडीएम साहब का आदेश बनाएंगे तो उसमें ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो एक तो कानूनी पक्ष है, उसको हम अलग करें। उसके अलावा यह है कि जो समन्वय होना चाहिए पुलिस में और प्रशासन में और आयोजनकर्ताओं में, वो समन्वय नहीं होता है। अगर समन्वय हो तो पुलिस कहती है कि साहब आप ये 200 बीघा का क्षेत्र है, इसको इस सेगमेंट में डिवाइड करिए, कॉर्डन करिए जिसमें भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। ये निर्देश दिए जाते सूरज पाल जी को कि देखिए इस इतनी बड़ी भीड़ में, जब उनको पता है कि 80,000 की परमिशन थी और 2.5 लाख आदमी आ गए, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि देखिए जनता जो है ना पुलिस की बात सुनती है ना सेवादारों की, लेकिन वो सूरजपाल की बात अवश्य सुनती हो। तो उन्हें ये संयम होना चाहिए था कि वो धीरे धीरे निर्देश देके वहां से क्राउड को डिस्पर्स कराते कि पिछले की 5 लाइन जाए, फिर 5 लाइन जाए, 5 लाइन जाए, भीड़ कम होती, उसके बाद जाते। क्योंकि ऐसी स्थिति में वो जा रहे हैं, 2.5 लाख आदमी है, अगर 1000 पुलिस वाले भी होते वहां पे तो उसको कंट्रोल करना एकदम नामुमकिन था। एक बात है। दूसरा, एक ये बार बार उठाया जा रहा है सवाल कि पुलिस ने गिरफ्तारी क्यों नहीं की, बात क्यों नहीं की। मुझे विश्वास है कि पुलिस की अवश्य उनसे जो है बात हुई होगी, पुलिस वालों की। और पिछले आपने टीवी में दिखाया आपने कि एसपी सिरी साहब जो है वो आश्रम के बाहर थे और अंदर गए, लौट के आए, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है उनकी बात हुई होगी। लेकिन देखिए, ये बहुत समझने की बात है, ये सूरजपाल दलित वर्ग का था और दलित वर्ग के ज्यादातर अनुयायी थे, सब बड़े गरीब लोग हैं और आज भी लोगों को आस्था है कि हम देख रहे हैं कि लोग जाके गेट पे अपना जो है माथा टेक रहे हैं। तो ऐसे, और इतना बड़ा हादसा हुआ है, बहुत मामला गर्म है और ऐसे में माना कोई कार्रवाई होती है, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लोग फिर से द्वेलित हो जाए, इकट्ठा हो और कोई नया हादसा हो जाए, क्योंकि लोग बहुत गरीब हैं। और देखिए, ये इतने गरीब लोग हैं, उनको मुआवजा दिया गया है, जितना कहे और दिया जाए वो भी कम है, लेकिन ये मुआवजा जो है ये सूरजपाल से वसूला जाए। ये मुआवजा सूरजभान से वसूला जाना चाहिए, लेकिन मुआवजा क्या होता है, जिनकी जिंदगी चली गई, जिनके परिवार के लोग चले गए, उनकी भरपाई मुआवजे से नहीं की जा सकती। लेकिन जो जख्म समाज को मिले हैं, जो जख्म इन परिवार को मिले हैं,
उन जख्मों की भरपाई अगर बेहतर तरीके से कार्रवाई हो जाए और जो जिम्मेदार लोग हैं अगर उन्हें उस तरीके से सजा मिल जाए तो शायद बेहतर होगा। एसएन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। एसएन जी कुछ कहना चाहते थे, बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी की तरह ये नहीं कहेगी कि रामगोपाल जी की तरह की ऐसी चीजें होती रही हैं। और हम ये भी आरोप नहीं लगाएंगे कि अखिलेश यादव जी से हो सकता है कि संबंध रहा हो, जैसा कि अखिलेश यादव जी ने पहले कहा था कि भाई इतनी भीड़ तो कभी आ नहीं सकती। मैं तो जीवन में बाबा के जितने फॉलोअर हैं, जिस तरह से भीड़ देखा उस तरह से देखा नहीं, और जिस तरह से उन्होंने विश्वास भी जताया कि बाबा जो चाहते हैं कर लेते हैं, वो जब चाहे अंधेरा छट गया और जब चाहे उजाला आ गया। तो मुझे लगता है थोड़ा धैर्य रखना होगा। और तीसरी बात एक जरूर कहूंगा कि 90 लोगों से पूछताछ के बाद और सेवादार से पूछताछ के बाद जो बातें निकल के आ रही है, मुझे लगता है कि ये गुनाह होता है तो गुनाह के बाद गुनाहगार को पकड़ना है, ना कि किसी व्यक्ति को। उसमें निकल के आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग जो 20-40 लोग हाफ पैंट में आते हैं और क्या क्या करते हैं। अगर ऐसी सच्चाई आदरणीय मनोज जी सामने आ रही है तो मुझे लग रहा है उस तह तक जाना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। और अगर कोई राजनीतिक पार्टियां भी उसमें संरक्षण दे रही हैं, वो चाह रही है कि ये घटना किसी दूसरी तरफ जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये दूसरे तरफ जाने नहीं देगी। क्योंकि लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों पर किस तरह से कार्रवाई होती है। एसएन सिंह जी, सरकारें होती थी, एसएन सिंह जी, जैसे हाल के कुछ दिनों में हमने देखा है कि जब ट्रेन हादसा होता है तो बयान निकल कर आता है कि जरूर इसमें कोई साजिश है, पता करने की कोशिश की जा रही है। जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है, खुद बाबा कह रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी, धैर्य रखिए। अरे ये बाबा कौन होता है कहने वाला कि जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी? सबसे पहले तो बाबा को उठाकर अंदर कीजिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जब जब इस तरह के बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जब जब इस तरह के बाबाओं को अंदर किया है, उसके बाद जिस तरह की जघन्य तस्वीरें निकल कर आई हैं, उसमें ना अपने आप को सरकारों ने माफ कर पाया है, ना प्रशासन ने माफ कर पाया है, और ना समाज माफ कर पाया है। लेकिन पहले कार्रवाई तो हो। मनोज जी, आप देखे होंगे कि पूर्ववर्ती की सरकारों की 2 घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। दोनों घटनाओं में सरकार सीधे तौर पे उसमें शामिल थी। जैसे मथुरा का राम वृक्ष यादव कांड, उसमें सरकार सीधे तौर पे जिम्मेदार थी, और मुजफ्फरनगर के कांड। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे इस तरह के आरोप विपक्ष को नहीं लगाना चाहिए। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं, दोबारा उस बात को कह रहा हूं, गुनाहगार तक पहुंचने का मकसद है, ना कि बाबा तक। अगर बाबा गुनाहगार होंगे तो आदरणीय मनोज जी, वो बाबा नहीं बचेंगे। लेकिन हमें तो गुनाहगार तक पहुंचना, ये देखना है कि वास्तविक गुनाहगार कौन है। चौथी बात, लाइसेंसिंग की, चाहे वो गन का लाइसेंस दिया जाता है, चाहे बार का लाइसेंस दिया जाता है, चाहे मैरिज हाउस का लाइसेंस दिया जाता है, तो उसमें एक सीमा निर्धारित होती है। और प्रथम दृष्टया जिम्मेदार वो व्यक्ति होता है जो उसका संचालन करता है। तो जो संचालन कर रहा था, उस संचालक और सेवादार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बयान के आधार पे विवेचना आगे बढ़ेगी, और जो जो भी रहेंगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, बड़े जिम्मेदार चैनल इंडिया न्यूज पे आदरणीय मनोज जी के शो में कह रहा हूं कि चाहे वो कोई भी धर्म मत मजहब का हो, बचेगा नहीं। न्याय की जांच गठित कर दिया गया है, होती थी, न्याय की जांच गठित कर दिया गया है, न्याय की जांच कर रहा है। 121 लोगों की जांच चली गई है, और आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारे शराब घोटाले की भी जांच ही चल रही है और मुख्यमंत्री कई दिनों से अंदर पड़े हुए हैं। भुवन साहब, काउंटर दीजिए। भुवन जी बोलिए। देखिए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन पा रहा था, वो कह रहे थे, मुजफ्फरनगर की बात कर रहे थे। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर में इनके जो एमएलए थे सैनी, उनको अदालत ने सजा दी है। और जनता की अदालत में जब वो गए तो समाजवादी पार्टी और हमारे उस समय के गठबंधन ने इनको हराने का काम करा। दूसरा बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आसाराम बापू जी के चित्र सोशल मीडिया पर अभी भी हैं। और मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा में राम रहीम को पैरोल देने का काम किसकी सरकार कर रही है? कौन उसको बार बार जमानत दे रहा है, किसको? और भारतीय जनता पार्टी के लिए खुलेआम वो वोट मांगने का काम करते हैं चुनाव में। ये देश जानता है कि बाबाओं को बचाने में अगर कोई सरकार आगे आती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, क्योंकि इनका वोट बैंक है बाबाओं के पास। प्रियंका जी, आपसे जवाब। देखिए मनोज जी, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला संभाल लिया जाएगा या बख्शा नहीं जाएगा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो 121 लोग हैं जिनकी डेथ हुई है, आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा एक जघन्य मतलब जो दुखद हो गया है। इस इंसिडेंट को लेकर आप यहाँ पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर उस बाबा जिसके ऊपर ऑलरेडी
कई सारे केसेस दर्ज हैं, चाहे वो जमीन को कब्जाने का लेकर हो, चाहे वो जो है किसी मृत आदमी को जीवित करने का हो, चाहे अभी तो पेपर लीक से भी उसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो उस पर बहुत सारे चार्जेस है, उसके बावजूद भी आज वो खुला घूम रहा है। तो ये किसकी मेहरबानी है, पहले तो आप ये बताइए। दूसरी रंजन चीज जी ये हमारे साथ बताइए कि मौजूद हैं, आप अपनी रंजन जी हमारे साथ व्यवस्थाओं को मौजूद हैं, लेकर पूर्व इतने डीजीपी उत्तर निश्चिंत प्रदेश के हैं कि प्रियंका आप जी। अपनी व्यवस्थाओं के आपने बारे जो में बातें मुंह तक नहीं पूछी हैं वो खोलते। रंजन जी से पूछ रहे थे। आपकी रंजन जो साहब, व्यवस्थाएं इस हैं वो हादसे पूरी में तरह से फेल 121 है लोग और मारे गए जनता हैं, जनता 121 अब लोग किसके मारे भरोसे गए हैं। वापस गई? क्या जो सरकार क्या डबल नारायण इंजन की साकार सरकार है, हरि और के डबल इंजन की खिलाफ सरकार होने के बावजूद भी आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप बताइए ना, आपके डीएम से देखिए अपने सवाल मनोज पूछो जी, आपकी आवाज प्रियंका जी, कैसे प्रियंका जी, मैं समझ सकते रंजन हैं? जी से पूछ लेता हूं। रंजन जी, क्या नारायण साकार हरि के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? कानून क्या कहता है, आप बताइए। देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं कि कानून जो है, उस कानून में अगर 304 जो पुरानी धारा थी 304 थी, और एक 304 ए भी है, क्योंकि ऐसी बात काम करें आप जिसमें कि औरों कोई आदमी जो है जान गंवा दे, कोई आप ऐसी लापरवाही करें, तो ये 304 ए में तो आती ही है, ये उसकी लापरवाही थी। लेकिन देखिए, नारायण हरि का बचना जो है मुश्किल है। नारायण हरि ने यही कांड नहीं है, इसके पहले जो वो जादू दिखाता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करके लोगों के बेवकूफ बनाता रहा है, पानी पिला के कैंसर ठीक करता रहा है, तो इसको जो है, इसके तमाम एक्ट हैं, ड्रग एंड मैजिक सब्सटेंसेस एक्ट है, इस तरह का एक्ट है, जिसमें की धारा है, जिसमें कि वो निश्चित तौर पर एक्यूज होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक लंबी फहरिस्त है, और लेकिन टाइम हमने बताया आपको ना, राम रहीम का केस हुआ था, राम रहीम अरेस्ट हुआ, लोग द्वेलित हो गए, इतने लोग मर गए, इतना नुकसान हुआ, तो 2.5 लाख लोग थे वहां पे, इसके 2.5 करोड़ कम से कम न्यायी होंगे, अभी भी आशा रखते हैं। तो बड़ी संजीदगी से कार्रवाई करने की जरूरत है, जिसमें ये गरीब लोग हैं, हालांकि उसके और वर्ग के लोग भी उसके अनुयायी थे, लेकिन अधिकांशतः दलित वर्ग के हैं, तो गरीब लोग हैं, इनको जो है, सॉरी रंजन जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। क्या अब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस को बाबा से सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, बाबा से पूछताछ नहीं करनी चाहिए? एक एजेंसी, मीडिया की एजेंसी बाबा का इंटरव्यू लेने पहुंच जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस बाबा के पास नहीं पहुंच पाती है, और उत्तर प्रदेश में बाबा बैठकर यह कहता है कि देखिए कोई बख्शा नहीं जाएगा और पता किया जाएगा साजिश के पीछे क्या है। वो मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार कर रहा है, वो मुख्यमंत्री की तरह स्टेटमेंट दे रहा है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंच नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इस सत्संग में, बाबा की सभाओं में हाथ जोड़कर खड़े होकर दर्शन कर रही है। बाबा के संकेत क्या जाता है? मनोज जी, आप एकदम ठीक कर रहे हैं कि बाबा को कोई हक नहीं है कि इस प्रकार का वो आदेश, वहां से संदेश भेजे। देखिए, उसका संदेश बहुत ही सुनियोजित है, और किसी कुशल वकील द्वारा लिखा गया है, अपने को बचाते हुए वो बोले। लेकिन ये कहना कि पुलिस वहां तक नहीं पहुंची है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये अस्वाभाविक है। पुलिस ने बात की होगी, उससे बातचीत की होगी, जरूर मिले होंगे। अरेस्ट ये अलग बात है, और पूरा हमने बताया ना, अरेस्ट करने में ये सब दिक्कतें हैं, और ये देखना पड़ेगा क्या उचित समय है इस पे कार्रवाई करने की। ये पुलिस ने जरूर बात की होगी, और ये बाबा बचेगा नहीं, निश्चित तौर पर बचेगा, और जब कायदे से कार्रवाई होगी तभी उस पर शिकंजा कसा जाएगा। उसकी संपत्तियां हैं, ये देखिए, और भी रिपोर्ट आ रही है कि देखा जा रहा है क्या जायज है क्या नाजायज है, उसको जब्त किया जाए, और इसका जो उचित स्थान है समाज में उसको दिलाया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि संजीदगी के साथ कार्रवाई करके उसे यह स्थान दिया जाएगा। जी, एसएन सिंह हमारे साथ मौजूद है। एसएन सिंह, अभी तो आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप तो पत्रकार भी रहे हैं और अच्छे खासे पत्रकार रहे हैं। एसएन सिंह, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि यह सहयोगी है कि अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी की सरकार है, और लोग ये कहते हैं कि साहब बीजेपी मतलब बाबाओं की पार्टी। हमने देखा है कि किस तरीके से विधानसभा के चुनाव में या फिर केंद्र के चुनाव में मंच से बाबा बीजेपी को वोट देने की बात करते हैं, किस तरह से बाबा भारतीय जनता पार्टी नेताओं के समर्थन की बात करते हैं। उसमें बुराई नहीं, उनकी व्यक्तिगत भावना है, लेकिन सवाल तब उठता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, और जो प्रशासन है, जो आईपीसी है, जो कार्रवाई होनी चाहिए, जितना एक्टिव प्रशासन को होना चाहिए, प्रशासन हो नहीं पाता है, और बाबा ज्ञान पेल रहा होता है, और ऐसे ज्ञान पेलता है जैसे वो खुद उस राज्य का गृह मंत्री हो,
खुद उस राज्य का मुख्यमंत्री हो। और वो ये मान चुका है, बाबा ये संदेश दे रहा है कि ये तो साहब किसी और की साजिश है, जैसे हर मामले में बीजेपी कह देती है ये पाकिस्तान की साजिश है। सिंह साहब, एहसन सिंह का फ्रेम फ्रीज हो रहा है बार बार। चलिए, हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, वोट बैंक की राजनीति तो होती है, बाबा से कोई अछूता नहीं है। ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनेता ऐसा नहीं है जो बाबाओं के मंच पर ना जाता हो, बाबाओं के आशीर्वाद ना लेता हो और एक संकेत देता हो, क्योंकि दबाव है। दबाव इस बात का है, चाहे वो कि कोई हिंदू धर्मगुरु हो या फिर कोई मौलाना हो, दबाव इस बात का है कि क्या करें भैया, वोट बैंक की राजनीति जुड़ी हुई है, ये हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन इस तरह के मामलों में कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस तरह के मामलों में कार्रवाई गंभीरता से होनी चाहिए, सरकार किसी की भी। देखिए मनोज जी, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि राजनीति का कोई मतलब नहीं है इस घटना से। आदरणीय राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आए और उन लोगों का दुख बांटने की कोशिश की। उनकी जो मेन समस्या थी, जो उनके जो पैसे को लेकर थी, वो भी उन्होंने उठाई। तो कहीं ना कहीं राजनीति तो कहीं थी ही नहीं। पूरी तरीके से आप देखिए किस तरह से लोग उनके गले लिपट कर रो रहे थे। जिन्होंने अपने परिवारों को खो दिया, वो सिर्फ क्या चाह रहे थे, वो आर्थिक रूप से मदद चाह रहे थे, उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ लोगों को मतलब सिर्फ सपोर्ट चाहिए था। पर वहां दूसरी पिक्चर भी देखने को मिली। दूसरी पिक्चर ये देखने को मिली कि लोगों के अंदर इतना अंधविश्वास है, उसके बावजूद भी, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी लोगों के अंदर अभी भी अंधविश्वास बाबा को लेकर मौजूद है। उस पानी के बारे में आप सोचिए कि जिस पानी को पीने से लोगों को बीमारियां ठीक कर रहा था वो बाबा। तो इन सारी चीजों को लेकर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है कि वो एक कानून बनना चाहिए केंद्रीय स्तर पर। इनके पास इतनी अकूत संपत्ति कहाँ से आती है, सीबीआई ईडी को वहां पर पता करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी सीबीआई और जो ईडी डिपार्टमेंट है वो विपक्ष के जो पीछे पड़ा रहता है। तो मुझे लगता है कि कुछ काम ऐसे भी कर लेने चाहिए। तो इस तरह के बाबाओं की जो कुछ है काम ऐसे भी हकीकत कर लेने चाहिए, बाबाओं की तरफ नजर दौड़ा लेनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपके इस सवाल से सहमत हूं। और सबसे बड़ा सवाल है कि बाबा फकीर होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता। ये कहते हैं कि साहब बाबा के नाम कुछ नहीं है, जबकि अरबों खरबों की संपत्ति, शायद ही देश का कोई राज्य हो, कोई जिला हो जिनकी संपत्ति नहीं है। आशाराम और नारायण स्वामी के बारे में हर जिले में करोड़ों की जमीन, अरबों की जमीन पड़ी हुई है, लेकिन उनके नाम कुछ नहीं। सब कुछ ट्रस्ट का है, सब कुछ जनता का है, लेकिन मालिक यही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं नारायण साकार हरि के वकील एपी सिंह। एपी सिंह जी, बाबा को सामने लाने में 4 दिन क्यों लग गए, ये सवाल हमारा आपसे है।